हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि एक काफ़ी नॉलेज शेयरिंग होने वाला है। स्पेशली अगर मैं इंडियन मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात करूँ तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन आती है मिडिल क्लास में। और मिडिल क्लास में देखता हूँ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री मतलब रियल एस्टेट और फाइनेंस वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग आके शेयर करते हैं, पंकज जी ये डिसीजन हमने लिया तो ऐसा हो गया, इसमें ट्रैप में आ गए हैं, ये कार ले ली, ये फ्लैट ले लिया या जो भी डिसीजन है या बच्चे को मैंने यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भेजा तो मेरा सेविंग पूरा खत्म हो गया। तो उसके ऊपर मैंने कहा व्हाई नॉट टू क्रिएट वन वीडियो। तो टोटल मैंने 7 मिस्टेक्स हाइलाइट करने वाला हूँ, जो मिडिल क्लास नॉर्मली करता है इंडिया में और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री नहीं कर पाता है और एक एक लोन के या ईएमआई के ट्रैप में आ जाता है। तो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है ये वीडियो। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आ जाता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर और अभी आ जाते हैं डायरेक्ट थंबनेल पे। तो आप देखेंगे थंबनेल में मैंने ऑलमोस्ट 5 पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। एक पिक्चर में ब्रांड लूँ या नॉर्मल लूँ, वो आपको एक जेंटलमैन दिखेंगे। ऊपर फिर फैमिली के साथ बैठे हुए लैपटॉप ओपन किए हुए हैं। और फिर नीचे एक मैरिज का फोटो है और एक फोटो है लैंड फॉर सेल अवेलेबल है उसको देखते हुए और एक जेंटलमैन है जो कार की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने फोटोज क्लब की हुई हैं। तो जो हमारे टॉपिक है ये सब फोटोज से रिलेटेड ही होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी आ जाते हैं डायरेक्ट डिटेल्स पे। दोस्तों एक एक स्टेप बाय स्टेप 7 मिस्टेक्स जो करते हैं मिडिल क्लास मेजॉरिटी, तो हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप देखेंगे। और सबसे पहले मैं 7th बताऊंगा और जैसे जैसे हम लोग 1 की तरफ जाएंगे उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जाएगा। जो ज्यादा बड़ी मिस्टेक्स करते हैं उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जाएगा। तो 7वें नंबर पे डिस्काउंट पे नाम पे ओवर स्पेंडिंग मत करो। नॉर्मली जैसे ही कोई भी सेल आती है, पहले तो बिग बाजार में सेल चलती थी तो लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते थे। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा यहाँ पे सेल चलती है तो मैं देखता हूँ या मैं अपने घर की बात करूँ या मैं आस-पड़ोस या अपने फ्रेंड सर्किल की बात करूँ, तो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा शॉपिंग करने लगते हैं। ऐसे शॉपिंग करते हैं कि जैसे कोई चीज़ मिलेगी नहीं। देखो सेल में चीज़ें खरीदनी चाहिए और वही खरीदनी चाहिए जिनकी एक्चुअली आपको नीड है, ना कि अननेसेसरी चीज़ें। सेल में ज़रूरी चीज़ें लो, ना कि हर शाइनी ऑफर पे उड़ जाओ। जो चीज़ ज़रूरी नहीं थी, उस पे पैसे बर्बाद मत करो। तो आप देखेंगे लॉन्ग रन में यू आर सेविंग अ बिग अमाउंट ऑफ मनी फॉर द फ्यूचर। और सेल में आप जब भी कोई भी चीज़ कार्ट में पहले आप डायरेक्ट बाय मत कीजिए, कार्ट में ऐड कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए अगर मैं इस चीज़ को से सेविंग में लगाऊँगा या एफडी करूँगा या स्टॉक में लगाऊँगा, तो उससे और कोई भी पेमेंट करने के पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि क्या इसकी आपको रियली नीड है या इसके बिना काम चल सकता है? वो आप क्वेश्चन अपने आप से पूछिए क्योंकि जब आपको फंड की ज़रूरत रहेगी, आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स भी एक लेवल तक ही मदद करेंगे। अल्टीमेटली आपको आपका फंड ही काम में आएगा। तो ओवर स्पेंडिंग डिस्काउंट के चक्कर में मत कीजिए। दिस इज़ द 7th पॉइंट। अभी बढ़ते हैं 6 की तरफ। जैसे-जैसे हम नीचे जाएँगे पॉइंट्स का इम्पोर्टेंस बढ़ता जाएगा। तो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट है, हर नए गैजेट का क्रेज़ छोड़ो। स्पेशली मैं देखता हूँ आईफ़ोन के लिए, जो मतलब आईफ़ोन हर साल आता है, अभी तो उसका वैल्यू डेढ़ 2 लाख रुपए हो गया है। लोग जस्ट फॉर द स्टेटस सिंबल आईफ़ोन के पीछे जाते हैं और ले लेते हैं, ईएमआई पे ले लेते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो यंग हैं या फिर मेरी एज के भी लोग हैं। दे ऑल लाइक कि कुछ-कुछ लोग ऐसे हैं कि बस आईफ़ोन लेना ही है, नया आईफ़ोन आया तो लेना ही है, भले ही ईएमआई पे लें या फिर कैसे भी करके लें। अगर सेविंग है तो वो सेविंग को उड़ा देते हैं आईफ़ोन के चक्कर में। हर नया फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं। जब तक पुराना फ़ोन काम कर रहा है, नया लेने का कोई लॉजिक नहीं। अपग्रेड करो माइंड को, ना कि सिर्फ़ मोबाइल को। दोस्तों मैं अपना ही आपको बताऊँगा, अभी मैं जो फ़ोन्स यूज़ करता हूँ नॉर्मली, मैं पिछले ये 3 साल से मेरा फ़ोन चल रहा है, अच्छा फ़ोन चल रहा है। ये भी मेरा ऑलमोस्ट साल भर से चल रहा है। मैं 2 फ़ोन यूज़ करता हूँ, बाकी भी मेरे फ़ोन्स थे। बट मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आपके पास भले कितना ही पैसा हो,
आप जाके हर साल एक तो नया फ़ोन अपग्रेड करें, आई पर्सनली रिकमेंड, और उसमें भी वो फ़ोन लें जिसमें आपको, मतलब जितना मैंने सुना है कि आईफ़ोन में ऐसे ज़्यादा कुछ चेंजेस होते भी नहीं है, बट स्टिल पीपल गो एंड बाय। ठीक है, आपको आईफ़ोन लेना है, एक आईफ़ोन आप ले लीजिए, बट उसको एटलीस्ट 3-4 साल तक चलाइए। हर नए मॉडल के साथ नया फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप देखेंगे, मैं ये हर चीज़ के लिए बता रहा हूँ, बहुत बार दूसरी चीज़ों के लिए भी ये इम्प्लीमेंट होता है कि भाई आपके पास ऑलरेडी सपोज़ आप कोई गैजेट यूज़ कर रहे हैं, आपके घर में टीवी है, उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है ईज़िली। आपको वॉशिंग मशीन भी इमीडिएट अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो गैजेट्स रहते हैं, इनको आप इमीडिएट अपग्रेड मत कीजिए, इनको एटलीस्ट आप यूज़ कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप प्री ओन्ड लीजिए या सेकंड हैंड लीजिए, क्योंकि इनको आप नया लेंगे तो एटलीस्ट आप 4-5 साल ट्राई कीजिए, जो घर के गैजेट हैं उनको यूज़ करने की, और फ़ोन्स को तो आप एटलीस्ट 2-3 साल यूज़ कीजिए, तभी जाके वो आपके लिए वैल्यूएबल है। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप हो गया है, फैंसी कार इज़ इक्वल टू ईएमआई ट्रैप। अभी एक तो होता क्या है कि कार एक ऐसी चीज़ है जिसका डेप्रिसिएशन बहुत ही स्पीडली गिर जाता है। शोरूम से निकलते ही वो कार का कीमत 30 से 40% नीचे आ जाता है। आप ट्राई कर लीजिए। आप एक कोई कार लीजिए 30 लैक्स की, उसको आप विदिन अ मंथ में सेल करके दिखाइए मुझे 25 लाख में भी, कोई नहीं लेगा। आपको बेचनी पड़ेगी 20-22 लाख रुपए में। तो आप खुद सोचिए कि जिसका डेप्रिसिएशन इतना स्पीडली हो रहा है, वो बार-बार उसको लेने की ज़रूरत है क्या? या फिर आप प्री ओन्ड कार भी देख सकते हैं जिसमें आपको अगर कोई अच्छी गाड़ी चाहिए, सपोज़ उसका वैल्यू है 30-40 लैक्स, आप उसको प्री ओन्ड मार्केट में 15 से 20 लाख रुपए में 2-3 साल पुरानी, उसको चेक करवा के, अभी तो बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, जैसे कास्ट24, स्पीनी, या बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो आपको सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार देते हैं, जिससे आपका काफ़ी बड़ा अमाउंट सेव हो जाता है। दोस्तों, बोलने में ईज़ी है, सपोज़ आप एक 20 लाख रुपए की भी कार ले रहे हैं, उसको आप, सपोज़ आपने थोड़ी मेहनत की है, प्री ओन्ड कार ले ली, सेम मॉडल, 10 लाख रुपए में। आपका डायरेक्ट 10 लाख रुपए का कॉर्पस सेव हो गया। मतलब आप समझिए कि आपका लाइफ लॉन्ग का फ्यूल सेव हो गया वो कार को चलाने का या उसका मेंटेनेंस का। क्योंकि आपने 10 लाख रुपए ऑलरेडी सेव किए। क्योंकि मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैंने कार ली थी 2016 में, जो मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। वो भी मैंने ईएमआई पे ली थी, तो उसका मुझे ईएमआई भरते-भरते ऑलमोस्ट मुझे 16-17 लाख की पड़ गई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द मारुति अर्टिगा। बट मैं अभी भी उसको यूज़ कर रहा हूँ, एंड मैं अभी भी सोचता हूँ कि अगर मैंने उस समय ईएमआई नहीं ली होती और उस समय मैंने एटलीस्ट 7-8 लाख रुपए में प्री ओन्ड कार लेके उसके ऊपर ईएमआई ली रहती, तो आई हैव मुझे अभी एक बड़ा कॉर्पस रहता था उस अमाउंट का, क्योंकि टाइम निकल जाता है। 2016 से लेके अभी 2025 है, 9 साल हो गए हैं, बट आई एम स्टिल यूजिंग दैट कार, क्योंकि आई नो कि कार तो काफ़ी टेम्प्ट करती है नई कार लेने के लिए, बट उसमें होता क्या है कि ठीक है, आपको कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा चाहिए, यू कैन ऐड इन अ ओल्ड कार आल्सो। अभी तो बहुत सारी एक्सेसरीज़ हैं, जो आपकी ओल्ड कार में भी ऐड हो जाती हैं। या फिर आपको जैसे अभी मुझे कहीं जाना रहता है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, सपोज़ मुझे मर्सिडीज़ ड्राइव करनी है, मुझे जाना है लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो फॉर अ वीक आल्सो मुझे मर्सिडीज़ रेंट पे मिल जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी, और इतने कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी। ऑल्दो मैं एक बड़ी कार ले लूँ, उसको मैं पूरा ईएमआई भरता रहूँ, उसका मेंटेनेंस भरता रहूँ, तो आप एक कार ऐसी रखिए, जो आप एटलीस्ट नई कार के 2 बार पैसे दे सकते हो, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़े अगर आपकी कैपेसिटी है। सपोज़ आप 20 लाख की कार ले रहे हैं, तो आप 40 लाख रुपए भी इमीडिएट दे सकते हैं, तब जाके आप 20 लाख की कार लीजिए। उसमें भी आप देखिए प्री-ओन कितने में आ रही है, सर्टिफाइड प्री-ओन कार है, तो आप उसकी तरफ जाइए, और बाकी का फंड आप एक अच्छी ज़मीन में डाल दीजिए, या तो स्टॉक्स में, या तो कमोडिटी में डाल दीजिए, एक अच्छे लेवल पे, जिससे आपको रिटर्न्स आता रहे। मिडिल क्लास अक्सर फ्लैशी कार लेते हैं, और फिर हर महीने टेंशन वाली लाइफ, सिंपल या प्री ओन कार लो, काम भी होगा, सेविंग भी रहेगी। ये मेरा फंडा है, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है, जिसमें बहुत सारे लोग अभी ट्रैप हो रहे हैं कार के में। अभी ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, अभी होता क्या है कि प्रॉपर्टी का तो भी जैसे धीरे-धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, पहले मैंने ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बताया, फिर आपको फ़ोन्स के बारे में बताया, फिर कार के बारे में बताया। अभी इससे भी डेंजर चीज़ है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में तो आप समझ लीजिए कि ठीक है, कार में आपका 1-2 साल का इनकम जाता है।
प्रॉपर्टी में तो आपकी ज़िंदगी भर की पेमेंट अमाउंट चली जाती है। तो प्रॉपर्टी खरीदो मगर समझदारी से। फैंसी फर्निश्ड फ्लैट्स कमर्शियल स्पेस लेने से बेहतर है सिटी के पास ज़मीन लो। फार्मिंग, रीसेल, बच्चों के लिए घर बनाने के लिए मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे। देखिए दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको पहले फ्लैशबैक में जाना ज़रूरी है। फ्लैशबैक में कि आज से 10-15 साल पहले कौन-सी प्रॉपर्टी जिन लोगों ने खरीदी तो उनको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आए। तो आप देखेंगे तो देखिए अभी प्रॉपर्टी में भी एक स्कैम क्या चल रहा है कि बड़े ब्रांड नेम के साथ लोग प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हैं। डबल, ट्रिपल तक का भी प्रीमियम दे रहे हैं। मैं ब्रांड्स का नाम नहीं ले सकता हूँ, नहीं तो मुझे नोटिस आ जाएँगे। आप खुद समझ लीजिए मैं कौन से ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ और उसमें से कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने 6-6 साल से पोज़ीशन नहीं दिया है फ्लैट का। एक तो लोगों ने प्रीमियम दिया कि भाई जहाँ पे 50 लाख का फ्लैट था, 70 लाख में फ्लैट खरीदा और उसके बाद 6-6 साल तक पोज़ीशन नहीं मिला। तो प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इसकी ज़रूरत है क्या? मैं कहता हूँ कि एक फ्लैट या एक घर खुद के रहने के लिए ठीक है, उतना आप खरीदिए, वो भी उसमें आप कैलकुलेशन कीजिए कि आप ब्रांड के लिए कितना दे रहे हैं, मार्केट रेट कितना चल रहा है। इफ यू आर बुकिंग थ्रू मी, मैं आपको ये पूरे चार्ट्स बताऊँगा कि भाई इस एरिया में ये रेट चल रहा है। आप बड़े ब्रांड के साथ जाओगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा, छोटे ब्रांड के साथ या फिर जो वैल्यूएबल ब्रांड है, सिटी का ब्रांड है, इतना बड़ा नाम नहीं है इंडिया लेवल पे बट ही विल डिलीवर द प्रोडक्ट, तो उसके साथ आप जाओगे तो बेनिफिट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका खुद का फ्लैट हो गया है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि सिटी के सबब में आप ज़मीन लीजिए। आप देखेंगे आज से 10-15 साल पहले अगर मैं पुणे की बात करूँ, जिन लोगों ने रावेत में जगह ली थी, हिंजेवाड़ी में जगह ली थी या कात्रज साइड जगह ली थी या वाघोली में जगह ली थी, उनके पैसे मल्टीफ़ोल्ड हो गए। मल्टीफ़ोल्ड कितने एक्स से मल्टीपल हो गए हैं, 50 एक्स भी हुए लोगों के, 100 एक्स भी हुए ज़मीनों में। देखो, ज़मीनों का एक अच्छी बात ये है, अगर आप बेयर लैंड लेते हैं, उसके ऊपर अपर कैप कुछ भी नहीं रहता है। बेयर लैंड मतलब मैं नो सैंक्शन नथिंग, क्योंकि होता क्या है, जो ज़मीनें कॉर्पोरेशन में आ रही हैं या नगर पालिका में आ रही हैं, उनके ऊपर बीइंग अ पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन, आपको अनलिमिटेड एफएसआई मिलता है। और उसमें होता क्या है कि आप उस जगह पे फ्यूचर में एक 30 फ्लोर का भी बिल्डिंग प्लान कर सकते हो। इफ यू आर बाइंग अ लैंड नियर टू द सिटी जो या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ रही हो, किसी नगर परिषद में आ रही हो। ऐसी फार्म लैंड आप ले लीजिए, उसमें सबसे बेस्ट रिटर्न आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप फ्लैट भी ले रहे हैं, तो ब्रांड के चक्कर में मत जाइए। आप कितना प्रीमियम दे रहे हो वो आप देखिए। और आप ये भी देखिए बिल्डिंग का कितना काम हो गया है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ रेडी पोजीशन हो तो बेस्ट है। अगर 50% भी काम हो गया है या फिर 70% भी काम हो गया है या बिल्डर का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि उसने पहले कितने फ्लैट्स डिलीवर किए हैं और उसमें भी आप कैलकुलेशन कीजिए कि क्या 1 करोड़ का फ्लैट खरीदना समझदारी है या नहीं? या फिर इसमें से आप 50 लाख का एक फ्लैट खरीदें, बाकी का आप सेविंग कर दें, ताकि आपका आने वाला लाइफ एक टेंशन फ्री रहे। क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार सिर्फ़ फ्रेंड्स को दिखाने में या सोसाइटी को दिखाने के चक्कर में लोग महँगा फ्लैट ले लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि पंकज जी हमारा इतना ईएमआई जा रहा है और अभी हमारा जॉब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं। एक मेरे पास केस आया उन्होंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली। उसके बाद उसमें से एक की जॉब चली गई। तो इट इज़ रियली टफ टू पे देम द ईएमआई आल्सो और अभी तक उनको फ्लैट पोज़ीशन में भी नहीं मिला है। तो ऐसे बहुत सारे कपल्स आते हैं मेरे पास, इंडिविजुअल्स आते हैं जो होम ट्रैप में फँस चुके हैं। भाई घर ले लिया 1 करोड़ का, डेढ़ 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का सिर्फ़ सोसाइटी और फ्रेंड्स को दिखाने के लिए और अभी वो ईएमआई भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जॉब कभी भी जा सकती है। एक बार आपकी जॉब गई तो देयर इज़ नो गारंटी कि आप ईएमआई भी दे पाओगे। तो मेरा ऐसा कहना रहता है कि घर आप वैसा लीजिए कि जितनी आपके पास सेविंग ऑलरेडी बैंक में पड़ी है। सपोज़ फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम भी आते-आते तो आप दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप घर सस्ता लीजिए, पूरा रिसर्च करके लीजिए, ज़्यादा कारपेट मिले, कम से कम रेट में ऐसा आप देखिए और ब्रांड के चक्कर में अनाप-शनाप प्रीमियम मत दीजिए। अमेनिटीज़ के चक्कर में अनाप-शनाप प्रीमियम मत दीजिए। बहुत सारी ऐसी रिसर्च है जिसमें दिखाया है कि आप अमेनिटीज़ के चक्कर में फ्लैट तो ले लेते हो, बट आप कभी यूज़ नहीं करते हो उन अमेनिटीज़ को। अगर अमेनिटीज़ कम भी है, अगर सोसाइटी में बड़ा स्विमिंग पूल नहीं है या सोसाइटी का मेंटेनेंस भी आप देखिए, अगर अनाप-शनाप मेंटेनेंस नहीं है तो इट विल सेव यू। अगर आप जहाँ पे 2000 का मेंटेनेंस दे रहे हैं,
और कुछ सोसाइटीज़ में 5-6 हज़ार का मेंटेनेंस है, तो आपका हर महीने 4-5 हज़ार का अब वो एसआईपी कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल ही लो ग्रेडेड सोसाइटी में जाना है। हाँ, अच्छी सोसाइटी हो जहाँ पे सिक्योरिटी हो, साफ-सफाई हो, क्लब हाउस हो, गार्डन हो, प्लन प्ले एरिया हो, ऐसी सोसाइटीज़ में तो जाना ही चाहिए एटलीस्ट। बट आपको ये भी देखना है कि कितना आप प्रीमियम दे रहे हैं, कितना आप मेंटेनेंस दे रहे हैं, और ये सब चीज़ें लॉन्ग रन में बहुत इम्पैक्ट करती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगा आप ज़मीनें लें, फार्म लैंड लें, किसी भी कॉर्पोरेशन या नगर परिषद को लग के। इवन आप सेकंड टायर सिटी से, सपोज़ आप नागपुर से हैं, भोपाल से हैं, इंदौर से हैं, वहाँ पे आप लैंड ले लीजिए सिटी को लग के, या फिर आप कोल्हापुर से हैं या सोलापुर से हैं या किसी भी सिटी से, उसके सराउंडिंग में आप जगह ले लीजिए, जो आपको हमेशा बेनिफिट करेगी एज़ पर एज़ माय नॉलेज, अपार्ट फ्रॉम मल्टीपल फ्लैट्स या मल्टीपल फर्निश्ड प्रॉपर्टीज़। और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का तो काफ़ी अभी कंडीशन बेकार है। बहुत सारी ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चालू है, क्विक डिलीवरी, ऑनलाइन का जब से आया है, तब से कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ उतनी नहीं लग रही हैं, जितनी पहले लगा करती थी, आज से 5-10 साल पहले। तो प्रॉपर्टी का आई होप मैंने आपको एक अच्छा गाइडेंस दे दिया कि किस तरह की प्रॉपर्टीज में आप इन्वेस्ट करें और क्या-क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखें। शादी पे करोड़ों मत उड़ाओ, फ्यूचर सोचो। तो दोस्तों मेरा ये हमेशा सजेशन रहता है, जो यंग कपल्स हैं और जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल है, कि शादी पे आप ज़्यादा मत खर्चा कीजिए। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी फैमिली ने काफ़ी खर्चा किया था। तो अभी मैं सोचता हूँ कि यार, वो अगर एफडी करके दे देते थे, तो अभी आज मेरे को एक अच्छा उसका कॉर्पस मिलता था। इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 इयर्स। तो बट अभी कैसा है कि मैं हमेशा सजेशन करता हूँ कि ठीक है, 5-10 लाख रुपए तक ठीक है। ऑल्दो आपके पास सेविंग है। मैं तो कहता हूँ अगर शादी पे आप उतना ही खर्चा कीजिए, उसकी 5x आपके पास सेविंग है। नहीं तो आजकल का जो ट्रेंड है, मैं तो देख के हैरान होता हूँ। कुछ-कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल हैं जिन्होंने शादी पे 1 करोड़, 2 करोड़ अनलिमिटेड खर्चा किया है। ठीक है यार, पैसा है, बट इतना करने की क्या ज़रूरत? आप अनलेस कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, नेता है, तो आप 1000 2000 लोगों को बुलाइए, या आपके पास अनाप-शनाप तूफ़ान पैसा है। बट मेरा ये सजेशन रहता है, अगर आपको मतलब आजकल तो शादियाँ भी स्टेबल नहीं है, तो इवन मेरा तो ये कहना रहता है, आप कपल को, दोनों फैमिली मेंबर्स को मैं कहूँगा कि आप एक एफडी करा के दीजिए, ताकि उनको आने वाले 5-10 साल कुछ ना कुछ उसका अमाउंट मिलता रहे। और शादियों पे आप खर्चा कीजिए, एक डिसेंट शादी ज़रूर कीजिए, एक अच्छे होटल में कीजिए, अच्छे बैंक्वेट में कीजिए, जहाँ पे आपके क्लोज़ रिलेटिव 50 टू 100 रिलेटिव रहें, और सब अरेंजमेंट अच्छा हो, जिसमें आपका खर्चा आई डोंट थिंक 10-15 लाख के ऊपर जाना चाहिए। इवन आपके पास बहुत पैसा भी है, या फिर आप एक सेविंग करना चाहते हो, तो ऐसे बहुत सारे अच्छे होटल्स हैं जो आपको 5 लाख रुपए में पूरा पैकेज बना के देंगे, जहाँ पे इजीली 400-500 लोग आएंगे, एक पूरा फंक्शन होगा, और आपकी एक पूरा वो अरेंजमेंट करके देंगे। तो 5 से 10 लाख रुपए मैक्स है मेरी तरफ से, अगर आप एक मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं। शादी पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, एक्स्ट्रावेगेंट शादी पे। उससे अच्छा आप कपल को एफडी दीजिए, जो हर साल उनको मिलती रहे आने वाले 10 साल तक। और आप ऐसा करेंगे तो वो कपल साथ में भी रहेगा और अलग नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अभी जो डिवोर्स के केस बढ़ रहे हैं, बहुत सारे कपल अलग हो जाते हैं, तो उनको एक ये भी दिखेगा कि भाई साथ में रहेंगे तो ये एफडी का भी अमाउंट आ रहा है। ऑन अ लाइटर नोट, दिस आई विल सजेस्ट। उसके अलावा हायर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है आजकल। मैं जितना देखता हूँ मेरे रिलेटिव्स में या मेरे फ्रेंड सर्किल में, जो लोग बताते हैं, कॉलेजेस की फीस इतनी हो गई है कि इट्स अ क्वेश्चन मार्क कि इतना खर्चा करने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जब मैं एमबीए कर रहा था, इट्स अ टाइम ऑफ 2011 एंड 12, फर्स्टली आई गॉट अ कॉलेज ऑफ मुंबई आईबीएस। वहाँ पे मेरा फीस लग रहा था ऑलमोस्ट उस समय पे 6-7 लाख। वो भी मुझे ज़्यादा लग रहा था तब, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ सिंधी फैमिली, तो थोड़ा-सा मैं सोच रहा था कि क्या करूँ? देन मैंने वहाँ पे फ़ी पे की, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए फ़ी पे की। उसके बाद भी मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, जहाँ पे फ़ीस कम हो। देन आई गॉट एमआईटी। मैं पुणे कैसे आया वो भी एक स्टोरी है। 2011 में मैं पुणे सिर्फ़ एमबीए के लिए आया एमआईटी से। मैंने एमबीए किया, वहाँ पे मेरा फ़ीस लगा सिर्फ़ 1.5 लाख रुपए। उस समय ऑलमोस्ट मेरा आईबीएस मुंबई में मेरा जा रहा था 7 लाख रुपीज़, बट मुझे यहाँ पे सीट मिल गई
जो कि मुझे 1.5 लाख रुपए में पूरा मुझे एमबीए मिल गया, दैट टू फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड फ्रॉम अ टॉप रेटेड कॉलेज ऑफ एमआईटी। तो आप सर्च कीजिए कहाँ पे फीस कम है, कहाँ पे कैंपस अच्छा है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। बट सिर्फ कॉलेज के ब्रांड नेम पे या फिर सिर्फ और सिर्फ दिखावे पे पूरा पैसा मत लगाइए। आप जेन्युइनली देखिए कि कहाँ पे कितनी फीस है और कंपेयर कीजिए, क्योंकि इट्स अ बिग डिसीजन। अभी तो फीस मैं देखता हूँ, मतलब एमबीए जैसे कोर्सेज की भी 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख फीस हो गई है। तो विच इज समथिंग कि आपको देखना चाहिए कि कौन से यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज है, वहां पे आपको कम मिलेगी फीस। जो नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट कोर्स रहते हैं, वो कॉलेज के ऊपर रहता है, वो कितना भी चार्ज कर सकते हैं। बट आप यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कोर्सेज लीजिए अच्छे कॉलेजेस में भी, वहां आपको आपको फीस कम मिलेगी। और आप खुद सोचिए, अल्टीमेटली अभी तो प्रैक्टिकल नॉलेज का जमाना है, तो एजुकेशन पे कुछ भी अनाप शनाप खर्च करने का टाइम गया, क्योंकि अभी लर्निंग अवेलेबल है फ्री में, यूट्यूब से आप सीख सकते हो, या फिर आप आपको जो करना है आज आज के टाइम में आप कर सकते हो। डिग्री जरूरत है, मैं ये नहीं कहता हूँ डिग्री नहीं लेनी है, बट उसके ऊपर अनाप शनाप कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको लॉ करना है तो लॉ कोर्स सेम है, इंडिया में जो कानून की पढ़ाई है वो सेम है, कहीं से भी आप कीजिए। आप बड़े कॉलेज के चक्कर में हैवी फीस दे देंगे और अपनी सेविंग खत्म कर देंगे, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। या फिर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए एक बड़ी समस्या है। डॉक्टर्स बनने के लिए तो आपको, अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो बड़ी फीस देनी पड़ती है। बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि जिनको डॉक्टर बनना है वो पहले से ही तैयारी करें और ट्राई करें कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, जो कि टफ है। मैं तो रिक्वेस्ट भी करता हूँ गवर्नमेंट को, स्पेशली जो एमबीबीएस की फीस है उसके ऊपर कुछ काम करे। और बाकी जो दूसरे कोर्सेस हैं, आई थिंक वो मैनेजेबल है। आप कहीं से सस्ते में अच्छी डिग्री ले सकते हो। मेन आपकी पर्सनालिटी है, आपका पर्सनल नॉलेज है, जो आपको शो करना पड़ेगा जहाँ पे आप जॉब करने जा रहे हो या अपने करियर में हो। तो महंगे कॉलेज का मतलब सिर्फ अच्छी नौकरी नहीं होता है। अफोर्डेबल कॉलेज भी वही सिलेबस और लर्निंग देते हैं। पहले प्रॉपर रिसर्च करो और फिर सही जगह अपनी एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करो। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने वो 7 लाख का कॉलेज छोड़ के ये 1.5 लाख के कॉलेज में आया। आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट इन माई क्लास दैट गॉट प्लेस्ड। अभी भी आप मेरी एमआईटी की वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें दिखेगा 2013 के जितने भी कैंपस सिलेक्शन हुए थे, आई वॉज द फर्स्ट वन हु गॉट द सेलेक्टेड। तो आपकी काबिलियत के ऊपर है, आपकी लर्निंग के ऊपर है। और हाँ, ठीक है, डिग्री कॉलेज जरूरी है, बट उसमें आप कंपेयर कीजिए जहाँ पे आप पैसा सेव कर सकते हैं और इसमें बड़ा पैसा सेव होता है। तो दोस्तों, अल्टीमेटली जाते जाते देखिए, आपको दोनों चीजों को समझना है, ब्रांड और फंक्शनलिटी। आप ब्रांड के चक्कर में या दिखावे के चक्कर में कभी भी मत आइए। मैं हर चीज में बता कर सकता, कपड़ों में बात कर सकता हूँ। ठीक है, आपको जरूरत है, आपको ब्रांड, एक कोई ब्रांड पसंद है, तो आप वो ब्रांड का टी शर्ट या शर्ट या जो भी आप पहनना पसंद करते हैं, वो आप लीजिए, वेट कीजिए सेल का। या फिर आपको कार पसंद है, सपोज आपको 5 स्टार सेफ्टी वाली कार चाहिए, तो गो फॉर द बेसिक मॉडल। जैसे फॉक्स वैगन की पोलो है, उसमें 5 स्टार सेटिंग सेफ्टी रेटिंग है। तो आपको जरूरी नहीं है कि मर्सिडीज या वॉल्वो जो 50, 70 या 1 करोड़ की आती है वो लेनी है। आप इनिशियल स्टेज में, स्पेशली फ्रॉम 25 to 40, इन सब चीजों पे आप ध्यान दीजिए। या फिर आपको फोन यूज करना है, सपोज आपकी जिद है आपको आईफोन ही यूज करना है, तो जरूरी नहीं है आपको लेटेस्ट मॉडल यूज करना है। आप 2 साल मतलब आईफोन 16 चल रहा है तो आईफोन 14 की तरफ जा सकते हैं। या फिर आपको ये चेक करना है कि ये चीज में आपका काम प्रॉपरली होगा या ना। सपोज आप लैपटॉप भी ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं है आपको 3 लाख का लैपटॉप लेना है। अगर वही लैपटॉप आपको 50 हजार में वो काम दे रहा है, तो गो फॉर दैट वन। तो ये आपको एक थिंकिंग बिठानी पड़ेगी हर डिसीजन लेने में, कि आपका इससे काम रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, और उतनी स्पीड से होगा तो गो फॉर दैट प्रोडक्ट। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपका काम ही रुक रहा है तो उसमें कंप्रोमाइज मत कीजिए। फंक्शनलिटी होनी चाहिए, हर प्रोफेशन की होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको हैवी चीज चाहिए या आपका ट्रैवलिंग ही इतना ज्यादा है कि आपको दिन भर घूमना पड़ता है, तो गो फॉर अ गुड एंड कंफर्टेबल कार।
मैं उसमें ये नहीं बोलूँगा कि आप कंप्रोमाइज़ कीजिए। आपका प्रोफ़ेशन ऐसा है जिसमें आपको सर्टेन ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, तो उसमें आप कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। या फिर आपको सर्टेन ब्रांड का लैपटॉप या घड़ी चाहिए ही चाहिए बीइंग इन दैट प्रोफ़ेशन, तो आप वो लीजिए। तो आप अपनी सारी गैजेट्स को, अपनी चीज़ों को वैसे सेलेक्ट कीजिए जिससे आपकी अर्निंग पे इम्पैक्ट ना आए और वो फंक्शन चलता रहे जिस भी आप प्रोफ़ेशन में। अगर ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिए, क्योंकि द मनी यू सेव, आपको वो मनी फ्यूचर में काम आएगा और आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं मल्टीपल वेज़ में। तो दोस्तों ये था पूरा नॉलेजेबल वीडियो जहाँ पे मिडल क्लास गलती करता है। और पर्सनली मेरा यही सजेशन रहता है कि आप थोड़ा-सा विज़नरी बनिए। प्रॉपर्टीज़ की बात है, प्लॉट्स लीजिए सिटी के सबअर्ब में, सेविंग कीजिए। आपके पास छोटा सेविंग है, तो उनमें अच्छे स्टॉक्स में लगाइए, ब्लू चिप स्टॉक में लगाइए, टुकड़ों में लगाइए। एक साथ आप लगाएँगे तो हो सकता है आप टॉप पे ले लेंगे, टुकड़ों में लगाइए। मतलब हर महीने कुछ-कुछ स्टॉक लीजिए, क्योंकि अगर बीच में डाउन आएगा तो आपका रेट एवरेज आउट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी। आई होप मैं आपको कुछ इनसाइट दे पाया हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।